छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार एक नहीं दो मुहिम चला रही है। पहली प्राथमिकता कि वे खुद से समर्पण कर दें और मुख्यधारा से जुड़कर सामान्य जिंदगी जी लें, परिवार और गांव वालों के साथ अपना जीवन यापन करें, घर बसाएं और समाज के हित में काम करें। दूसरा, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर बंदूक थामे रहें और अपनी मौत का इंतजार करें। राज्य गठन से लेकर अब तक 6100 से ज्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण का रास्ता अपनाया। सरकार ने उन्हें घर, जमीन और पर्याप्त धनराशि प्रदान कर दी। कल तक जो समाज के दुश्मन कहलाते थे, अब समाज में अपनी योग्यता के आधार पर समान अधिकार और सम्मान के हकदार हैं। यह अवसर समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अंतिम नक्सली तक के लिए खुला है। बस जरूरत है तो उनकी तरफ से होने वाली पहल की। नमस्कार, मैं हूं राजश्री धवाइत और एशियन न्यूज की खास पेशकश बिग स्टोरी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ की स्वर्ण धरा यानी कि बस्तर का रुख करते हैं, जहां मसला आज भी लाल आतंक का ही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आक्रामक शैली और बस्तर में तैनात सुरक्षा बल के जवानों के हौसलों की वजह से लाल आतंक पूरी तरह करा रहा है, या यूं कहें कि अंतिम सांसें गिन रहा है। पर विद्वानों का कहना है कि भरोसा आंखों देखी और कानों सुनी पर करना उचित होता है। इसलिए अब इंतजार 31 मार्च 2026 का है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। छत्तीसगढ़ का स्वर्ग बस्तर, जो राज्य गठन से अब तक लाल आतंक का गढ़ बना हुआ है, जहां विगत 24 सालों से खून की होली खेली जा रही है, जिस पर माओवादी कब्जा किए बैठे हैं। वक्त आ चुका है कि उनका खात्मा कर बस्तर को गंगा जल से पवित्र कर दिया जाए। इससे पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुरक्षा बल उन्हें भरपूर मौका देना चाहती है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हाथों में बंदूक लेकर समाज के दुश्मन की जिंदगी जी रहे लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आम लोगों की जिंदगी जी सके। किसी मां की गोद सूनी ना हो, किसी के भाई की जान ना जाए, बल्कि हर किसी का घर बस जाए। जीवन बसर के लिए सरकारी योजना के तहत 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की धनराशि बतौर सहयोग दिए जाने का प्रावधान है, तो सरकारी सेवा भी योजना में शामिल है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का इतिहास 5 दशक पुराना है। तब छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तब से बस्तर की आबोहवा में नक्सलवाद का जहर घुलता रहा है। तब लाल आतंक अस्तित्व में नहीं आया था, बल्कि सरकार के खिलाफ एक विचारधारा का निर्माण हुआ था और उसे पसारने का काम किया जा रहा था। लेकिन साल 2000 में पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और महज 5 साल के भीतर यानी साल 2005 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद लाल आतंक में तब्दील हो गया। इसके बाद से साल 2013 तक प्रदेश में नक्सलियों ने जिस तरह का तांडव किया, वो घाव किसी नासूर से कम नहीं है। इस दरमियान हुई शहादत से आंखें आज भी नम हो जाती हैं। उन वारदातों की यादें आज भी सिहरन पैदा कर देती है। पर सुकून की बात है कि अब तक 6100 से ज्यादा माओवादियों ने घर वापसी को अपनाया है। सरकार की ऐसी योजनाओं को लेकर हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये ने बस्तर रेंज आईजी पी सुंदर राज से सीधी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि योजना की शुरुआत कैसे हुई। नक्सल संगठन धीरे धीरे जिस तरीके से आक्रामक हो रहा था, वैसे ही सरकार ने एंटी नक्सल ऑपरेशंस तो बढ़ाए, साथ ही साथ नक्सल संगठन को कमजोर करने के लिए आत्मसमर्पण नीति लेकर आए। आत्मसमर्पण नीति में किस तरीके से नक्सलियों को जो आत्मसमर्पण करके आए हैं उन्हें फैसिलिटी दिया गया, कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, कितने बड़े कैडर्स थे, ये सारी चीज जानेंगे। और अभी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए बस्तर के आईजी साहब, उन्हीं से जानते हैं। सर, आत्मसमर्पण नीति की शुरुआत यानी किस तरीके से हुई, किस क्या सोच के साथ हुई? प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन की टॉप लीडरशिप देखा जाए तो आमतौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या अन्य जो सीमावर्ती राज्य के होते हैं, उनके द्वारा बस्तर क्षेत्र की जो स्थानीय जो कैडर्स को अलग अलग समय पर उनका दिग्भ्रमित करके, उनको गुमराह करके, कुछ केसेस में कंपलसरी रिक्रूटमेंट भी करके अपना संगठन में शामिल की जाती है और उसके बाद उनको कई प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि में उनको शामिल करने के लिए मजबूर की जाती है। इन सब परिस्थिति को देखते हुए माओवादी को जो असली चेहरा है, एक विकास विरोधी, एक जन विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा को देखते हुए स्थानीय कैडर काफी बड़ी संख्या में हिंसा छोड़कर, माओवादी संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया।
मध्य प्रदेश के समय से ये आत्मसमर्पण पुनर्वास पॉलिसी लागू थे, तब राज्य अलग से पृथक हुआ छत्तीसगढ़ का। उसके बाद फिर अलग-अलग अवधि में जैसे 2005 में, फिर बाद में 2015 में, अभी लास्ट 2022 में भी उसका रिविजन होके जिस समय के हिसाब से कुछ संशोधन करके जो आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी तैयार की गई थी, जिससे आग्रसित होकर काफ़ी बड़ी संख्या में कैडर्स द्वारा आत्मसमर्पण किया। अब तक राज्य गठन के बाद 6100 से अधिक माओवादी कैडर द्वारा हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के हिसाब से आत्मसमर्पण किया। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर जो सपने थे कमजोर नहीं थे। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर स्वर्गीय अजित प्रमोद जोगी ने जब शपथ लिया, उन्होंने योजनाओं को कागज तक सीमित नहीं रखा, बल्कि धरातल पर उतारने में पूरी ताकत झोंक दी। तत्काल बाद साल 2003 में डॉक्टर रमन सिंह ने प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया और उन्होंने भी छत्तीसगढ़ राज्य की प्रगति को ठिठकने नहीं दिया, बल्कि विकास की रफ्तार को बरकरार रखने में कामयाब रहे। इस बीच नक्सलवाद भी प्रदेश की स्वर्ण धरा यानी बस्तर में तेजी से पांव पसार रहा था, जिसका सही अंदाजा सरकार को नहीं लग पाया और जब लगा तब तक बस्तर पर माओवाद का कब्जा हो चुका था। साल 2005 के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। तत्कालीन लाल लड़ाकों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ग्रामीण युवाओं को जाल में फांसना शुरू कर दिया था। तब ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा हावी थी। शिक्षा के अभाव का माओवादियों ने भरपूर फायदा उठाया और युवाओं के हाथ में कलम की जगह बंदूकें थमा दी। इधर सरकार नक्सलियों के पीछे थी तो माओवादी बस्तर में समानांतर सरकार चलाने लगे थे। यहाँ चौंकाने वाली हकीकत यह थी कि बस्तर का समूचा ग्रामीण क्षेत्र नक्सलवाद के प्रभाव में आ गया था और ग्रामीण भी माओवादियों को ही सच्चा साथी, अपना हितैषी मान बैठे थे, जिसकी वजह से बस्तर में माओवाद को पनपने और पैर पसारने का भरपूर मौका मिला। असल सरकार और पुलिस उन्हें दुश्मन नजर आती थी। कुल मिलाकर नक्सली जो चाहते थे, ग्रामीणों के जरिए उनका मकसद पूरा होने लगा था। साल 2008 आते आते बस्तर पूरी तरह माओवादियों का गढ़ बन चुका था। यहाँ से वापसी की डगर मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव प्रतीत होने लगी थी। तब केंद्र सरकार की ओर से केवल सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही थी, जबकि राज्य सरकार को दृढ़तापूर्वक सहयोग की आवश्यकता थी। वक्त का पहिया तेजी से घूमता रहा और माओवाद छत्तीसगढ़ में हावी होता चला गया। यहाँ से शुरू हुआ लाल आतंक का असल तांडव। इसके बाद बस्तर का जर्रा जर्रा गोलियों की गड़गड़ाहट और बारूद के धमाके का गवाह बन गया। धरती खून से लाल होती चली गई। सरकार लगातार इस कोशिश में रही कि किसी तरह बढ़ता आतंक कमजोर हो जाए। इसके लिए डॉक्टर रमन सरकार ने घर वापसी योजना पर जोर दिया। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन योजना को बल मिला और धीरे ही सही पर घर वापसी अभियान बीजापुर में 31 नक्सली ढेर। 2 फरवरी 2025 बीजापुर जिले में 8 नक्सली मारे गए।
21 जनवरी 2025 गरियाबंद जिले में 14 नक्सली मारे गए। 16 जनवरी 2025 बीजापुर में 18 नक्सली ढेर। 20 मार्च 2025 बीजापुर कांकेर में 30 नक्सली ढेर। 25 मार्च 2025 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर। 29 मार्च 2025 सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर 16 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के बस्तर के साथ राजनांदगांव के भी अधिकांश हिस्सों में माओवाद का कब्जा रहा है। मदनवाड़ा में नक्सलियों के उस हमले को नहीं बुलाया जा सकता जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके साथ 29 पुलिस जवानों की शहादत आज भी आंखों को नम कर देती है। हालांकि इससे पहले और बाद में भी माओवादियों ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया जिसमें सैकड़ों जवान शहीद हो गए, पर वक्त का पहिया घूम चुका है और अब सुरक्षा बल के जवान अपने साथी जवानों की शहादत का बदला चुन चुन कर ले रहे हैं। दो राय नहीं कि उनके हौसले का परिणाम है, पर सच्चाई ये है कि उनके हौसले को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान केंद्र की मोदी सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का है। केंद्र की मोदी सरकार के आने के तत्काल बाद ही छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसकी गूंज दिल्ली भी पहुंची। इसके तत्काल बाद केंद्र सरकार ने माओवाद के खात्मे के प्रण के साथ बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू करवाया। नक्सल मान में घुसकर जब सुरक्षा बलों ने धड़ाधड़ कार्रवाई को अंजाम दिया, हर वार पर पलटवार की रणनीति पर काम शुरू किया, तब माओवाद का नशा टूटता गया और आत्मसमर्पण का सिलसिला चल पड़ा। अब वो दौर आ चुका है जहां नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। बस्तर ही नहीं, पूरे देश में नक्सलवाद कराह रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन भी तय कर दी है, लेकिन इससे पहले वे चाहते हैं कि खून ना बहे। इसीलिए उन्होंने आत्मसमर्पण नीति के तहत मुख्य धारा में शामिल होने का भी आह्वान शेष बचे नक्सलियों से की है। एक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी हमारी राज्य सरकार ने बनाई है। आइए मुख्य धारा में आप सम्मिलित होइए, शस्त्र छोड़ दीजिए, विकास के रास्ते पर अग्रसर होइए और छत्तीसगढ़ के विकास में आप भी योगदान दीजिए। राज्य सरकार हर नक्सली को सरेंडर होने के बाद पुनर्वसन के लिए बहुत अच्छा पैकेज तैयार की है, इसका फायदा आप उठाइए। सरकार और सुरक्षा बल की पहली प्राथमिकता है कि पक्ष कोई भी हो, किसी का खून ना बहे, ना तो शहादत से सीना छलनी हो और ना ही भटक कर मुख्य धारा से विलग होकर बंदूक उठाकर समाज के खिलाफ नक्सली बने युवाओं का सीना सुरक्षा बल की गोलियों से छलनी हो। सरकार ने सुरक्षा बल के जरिए एक तरफ जहां बस्तर में विकास कार्यों की झड़ी लगवा दी है, दहशत का स्तंभ बने नक्सलियों के ठिकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही नक्सलियों के मान में सुरक्षा बलों की दबिश ने माओवाद की छद्म ताकत का हकीकत से सामना करा दिया है। सुरक्षा बल की इन कोशिशों का असर यह हुआ है कि बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण का रास्ता अख्तियार कर लिया। पर अब सवाल यह था कि भटके हुए लोगों को आखिर सरकार की योजनाओं से परिचित कैसे कराया जाए, कैसे बताया जाए कि दहशतगर्दी से कहीं बेहतर है समाज की मुख्य धारा में लौट आना। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। परंतु ये कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब बस्तर के अंदर शांति हो, बच्चे स्कूल में जाए, माताओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, आदिवासी
युवा कुपोषण से पीड़ित न हो, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, हर गांव में एक छोटा सा दवाखाना हो, तहसील में छोटी सी अस्पताल हो, जिला केंद्र पर हर रोग का इलाज हो और हर एक के घर में 7 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में पहुंचता हो, हर एक का आधार कार्ड हो, हर एक का राशन कार्ड हो और हर एक का स्वास्थ्य का बीमा हो। वो तभी हो सकता है जब बस्तर के लोग तय करें कि हम हमारे हर गांव को नक्सल मुक्त बनाएंगे। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। एक गांव में 1 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जो अपप्रचार करते हैं, हमारे युवाओं को मारते हैं। भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। इसके लिए आज मैं मनपूर्वक अपील करता हूं। सरकार, पुलिस, सुरक्षा बल और ग्रामीणों के बीच सामंजस्य का निश्चित तौर पर फायदा मिला है। नक्सलवाद का सघन गढ़ बन चुके बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा मामूली चुनौती ना तो पहले थी ना ही अब है, लेकिन वर्तमान में माओवाद सिमट कर रह गया है, या अपने आप में बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। हालांकि बचे हुए माओवादी अब भी सिर उठाने से पीछे नहीं हैं। उनकी कोशिशें लगातार जारी हैं कि वे दोबारा बस्तर में अपने कुनबे को बढ़ा सकें। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उनका प्रयास अब भी जारी है। इन सब के बावजूद सुरक्षा बल और पुलिस अपने ऑपरेशन पर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। नक्सलियों तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल होते हैं तो उनकी न केवल जान बचेगी बल्कि नए सिरे से जीवन को जीने का मौका भी मिलेगा। सवाल था कि उन तक आखिर संदेश कैसे पहुंचाया जाए, तो पुलिस और सुरक्षा बल ने इसका भी तोड़ निकाला और ग्रामीणों को इसका जरिया बनाया। इन विषयों पर बस्तर आईजी पी सुंदरराज से सीधी बातचीत। नक्सलवाद से जुड़कर विषम परिस्थितियों में जीने के आदी हो चुके लोगों को एक बार के विश्वास में नहीं लिया जा सकता, लेकिन सरकार, पुलिस और सुरक्षा बलों ने जिस तरह से योजनाओं से आत्मसमर्पित माओवादियों को लाभान्वित किया है वह अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में नक्सलियों ने समर्पण भी किया है और करना भी चाहते हैं, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा की बात उनके बढ़ते कदम को रोक देती है। दरअसल माओवाद के लिए काम करने की शपथ लेने वालों को मुख्य धारा में लौटने पर जान का खतरा बना रहता है। उन्हें इस तरह से डरा धमका कर रखा जाता है कि संगठन छोड़कर जाने पर उनका हश्र क्या हो सकता है। मुख्य धारा में लौटने वालों की मना स्थिति को समझते हुए सरकार, पुलिस और सुरक्षा बल ने इसका भी रास्ता निकाल रखा है। वो जो नक्सली सरेंडर करते हैं उनके सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया जाता है? क्योंकि कई नक्सली जो सरेंडर करने के बाद, जैसे आपने कहा कि अपने घर, अपने लोगों के बीच में चले जाते हैं, तो वो तो नक्सल संगठन से अब उनकी दुश्मनी हो गई है, वो नक्सल संगठन के टारगेट में आ गए, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जाता है? जैसे उसका कैडर के प्रोफाइल के हिसाब से उसका सिक्योरिटी कैटेगराइजेशन भी की जाती है, फिर उनका काम पर जो रखना है, किस तरीके से उनका इंटीग्रेशन करना है, ये सब चीज़ को भी प्लान की जाती है। और साथ साथ एक समाज के एक संयुक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाता है। यदि कोई उस गांव की, उस समाज की, उस परिवार के यदि कोई व्यक्ति पहले नक्सल संगठन में चला गया तो यदि वापस गांव में आकर मतलब एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए यदि उनका एक इच्छा है, फिर
समाज का भी एक जिम्मेदारी बन जाते। कई बार हमको देखने मिलते हैं, मतलब पूरा गांव उसको स्वीकार कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर उनके एक प्रकार का प्रोटेक्शन भी मिल जाते हैं और लगातार सुरक्षा बल द्वारा भी इलाके में ऑपरेशन के माध्यम से एरिया को जो नक्सल गतिविधि से थोड़ा मुक्त रखते हैं। इन सब प्रकार का अलग अलग तरीके से उसको सिक्योरिटी का व्यवस्था की जाती है ताकि वो आत्मसम्मान के पश्चात उनके किसी प्रकार के जान का खतरा ना हो। इस टाइप के परिस्थिति को हम ध्यान में रखकर आगे कार्रवाई करते हैं। सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। योजनाओं के तहत समर्पण करने वाले माओवादियों को जहां आर्थिक मदद, घर, व्यवसाय, खेती भूमि आदि की सुविधा देती है ताकि किसी को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होने पर मोहताज न रहना पड़ जाए। ध्यान इस बात का रखा जाता है कि उनके सम्मान को किसी तरह की चोट न पहुंचे और वे समाज में पूरी तरह से घुल मिल कर जीवन यापन करें। पर यहाँ एक सवाल तो बढ़ता है कि कहीं समर्पण का झूठा नाटक कर योजनाओं का पूरा लाभ उठाकर कोई वापस तो नहीं लौट जाता, धोखा तो नहीं दे जाता। इस पर बस्तर आईजी का क्या कहना है, जान लेते हैं। सर, अंतिम सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई नक्सली जो बड़ा कैडर हो, सरकार के पुनर्वास नीति का फायदा लेने के बाद, राशि लेने के बाद भी क्या है दोबारा नक्सल संगठन की ओर चला गया हो? ऐसा कभी कोई वाकया सामने आया? अभी तक इस प्रकार का जो डिफेक्शन का जो मामला सामने नहीं थे, बहुत रेयरली कई इतना 24 साल में कई एकाध प्रकरण हुआ होगा, लेकिन उसके अलावा जो आमतौर पर जितना भी जो आत्मसमर्पित कैडर्स है जो वापस मुख्य धारा में शामिल होने के पश्चात पुनः नक्सल संगठन की ओर अग्रसित नहीं होते हैं। एक सामान्य शांतिपूर्ण जीवन जीने का उनका इच्छा, उसी अनुरूप वो अपना जीवन यापन को करते हैं और उसके ऊपर काफ़ी हमारा जो चेक्स एंड बैलेंसेस भी रहते हैं, मतलब उसका मॉनिटरिंग भी की जाती है ताकि वो किसी प्रकार का पुनः जो नक्सल संगठन की ओर से इन्फ्लुएंस ना हो जाए। इन सब विषय को भी ध्यान में रखने के लिए अलग अलग तरीके से उसका मॉनिटरिंग भी की जाती है। और क्योंकि वो इतना सालों से माओवादी संगठन द्वारा क्षेत्र की जनता को, निर्दोष ग्रामीण को हत्या करना, प्रताड़ित करना, इस प्रकार का कोई हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम दिया है। इस विषय को देखने के बाद माओवादी द्वारा आत्मसमर्पित माओवादी द्वारा पुनः वापस माओवादी संगठन को जाने का जो संभावना काफी कम हो जाते हैं। तो ये थे बस्तर आईजी जिन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण नीति क्या है, कब से शुरू हुई और कब कब इसमें सुधार किया गया। आप आंकड़ों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सल संगठन वाकई में धीरे धीरे करके काफी मजबूत हो गया था। यही वजह है कि 6000 से अधिक नक्सल जो आत्मसमर्पण किए, मतलब इनकी संख्या कितनी होगी। लेकिन अब धीरे धीरे करके नक्सल संगठन कमजोर होता जा रहा है। लगातार गिरफ्तारी, एंटी नक्सल ऑपरेशन के साथ साथ आत्मसमर्पण भी काफी लोग कर रहे हैं, जिसमें जिस तरीके से सुविधाएं मिल रही है। जो लोन वराटू हब एक काफी बड़ा उदाहरण है, जहां पे लोगों को जो आत्मसमर्पण करके वापस आते हैं, ऐसे लोगों के लिए कॉलोनी तैयार की गई है ताकि वो लोग वहां पे रह सके और उनके जीवन यापन के लिए भी वहां पे उनको सुविधाएं दी गई हैं। कई लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है कुछ समय तक, जो पॉलिसी में लिखा गया है, उसके बाद उन्हें आर्थिक सहयोग जो उनके कैडर के हिसाब से मिलता है वो दिया जाता है। उन सारी चीजों को देखते हुए लगातार अब जो है एक दबाव, जिस तरीके से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, साथ ही साथ पुनर्वास नीति में जो सुधार हुआ है, इसको लेकर अब आत्मसमर्पण की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और मुख्य धारा से लगातार जो नक्सली है वो जुड़ते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेश के साथ प्रशांत गजबिये, एशियन न्यूज, जगदलपुर। राज्य गठन के बाद नक्सलवाद के संघर्ष के 24 बरस हो गए हैं। इन बीते सालों की यादें उन घावों को कुरेद कर नासूर बनाने जैसा ही है। एक खूबसूरत धरा जिसका आनंद तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन दहशतगर्द बने उन नक्सलियों का सामना तो आम आदमी नहीं कर सकता। पर अब नजारा और नजरिया दोनों बदलने लगा है। बस्तर में जहां विकास में रफ्तार है, तो ग्रामीणों का विश्वास भी सरकार और पुलिस के प्रति बढ़ा है। नक्सलियों के भ्रमजाल से बाहर आकर ग्रामीण भी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो, उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने जिस घुटन को महसूस किया, उनकी आने वाली पीढ़ियों को ना भुगतना पड़े। ये तभी संभव है जब बस्तर पूरी तरह माओवाद से मुक्त हो जाए। इसके लिए किए जा रहे प्रयास कहीं कमतर नहीं है। बस जरूरत है कि अभियान धीमा ना पड़े और जब जब माओवाद फन उठाने की हिमाकत करे, मौके पर उसे कुचल दिया जाए, ताकि उन्हें इस बात का एहसास रहे कि अब छत्तीसगढ़ में रहना है तो या तो समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाएं या फिर सरहद छोड़कर चले जाएं। बिग स्टोरी की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।